मॉर्निंग बेटा, अटेंड योर रोल कॉल। शोभा, कीर्ति, वर्षा, अंजलि, खुशी, कविता, गरिमा, निशान, ईशा, पंकज, प्रशांत, पूजा, प्रिया, शीतल, सिमरन, भूमिका, दीक्षा, खुशी, रेणु, मुस्कान, हितेश, तमन्ना, नैन्सी, ज्योति, प्रियंका, दीपांशु, सारिका, मुस्कान, साक्षी, अदिति, ज्योति, आर्यन, लक्ष्मी, नैना, संजू, सिद्धार्थ, रिया, तनु, सानू, अंजलि, वंश, मन, हर्ष, रिंकी, मुस्कान, विधि और कोई स्टूडेंट? सबसे पहले आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट तो वो मेरे से पहले पूछ ले। कोई भी डाउट हो, कहीं से कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पूछे। बोलो बेटा, कोई भी डाउट आ जाओ बेटा। कितना रोल नंबर आपका? रोल नंबर 2। बैठ जाओ से। हम स्टार्ट करते हैं। आपकी, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, तो चारों के चारों सेक्शन के अंदर से मुझे आपसे सुनना है, आपकी प्रेजेंटेशन लेनी है। तो स्टार्ट करते हैं, रोल नंबर वाइज सुनेंगे हम सारी बातें, ठीक है? तो रोल नंबर 2 शोभा नाम है ना? ठीक है। तो सबसे पहले आपकी टर्न। आप हमें ये बताएं, सबसे पहले जो हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो पूछ लेते हैं, जो आपने बिल्कुल फ्रेश फ्रेश हमारा टॉपिक हुआ था, वो आपके नाइट्रो एमीन्स डाइजेरिक सॉल्ट के अंदर से किया गया था, ठीक है? आप हमें ये बताएं कि वो कौन सी रिएक्शन है, नेम द रिएक्शन बाय विच ओनली द प्राइमरी एमीन कैन बी प्रिपेयर्ड। नेम द रिएक्शन with the help of which we can prepare only the primary amine, not the secondary or the tertiary amine। ये लो, इससे जवाब दे दो। अगर बेटा जल्दी जल्दी जवाब दो बेटा। नेक्स्ट बच्चे, कार्बाइल एमीन रिएक्शन नहीं होती है, तो अब ये बता दो कार्बाइल एमीन रिएक्शन क्या काम आती है? ये तो इसका जवाब ठीक नहीं। अब आप हमें ये बता दें कार्बाइल एमीन रिएक्शन होती क्या है, पहले तो यही बता दें। जिसमें रिएक्ट कौन होता है आपका रिएक्टेंट कार्बाइल एमीन रिएक्शन में? रिएक्टेंट कौन होगा बेटा, बताओ शाबाश जल्दी से। बस वैसे ही नाम ले दिया आपने कार्बाइल एमीन रिएक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अब हमें ये बताएं कि अगर हमारे पास दो तरह की एमीन हो, एक एरोमेटिक एमीन हो कोई भी, फॉर एग्जांपल एनिलीन, ठीक हो गया, और दूसरा हमने ले लिया आपके कोई एलिफेटिक एमीन, जैसे CH3NH2 ले लिया हमने, है ना? इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है और वो क्यों है? हम बोलो एनिलीन ज्यादा बेसिक है, क्यों है?
बिल्कुल भी नहीं पढ़ती। इन क्वेश्चनों का जवाब तो कोई +1 का बच्चा भी दे देगा, क्योंकि जब वहां पे उनको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाई जाती है बेटा, तो वो भी बता देते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी के क्वेश्चनों के जवाब। और आप तो बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री ऑनर्स के विद्यार्थी। चलो और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप ये बताएं कि जो एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं उनके अंदर कौन से हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। देखो कोई कंपाउंड है, मान लीजिए एल्डिहाइड कीटोन, आपने मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर ड्रा कर ली, ठीक है। स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद हम उसके अंदर ये कहें कि एक तो वो फंक्शनल ग्रुप खुद हो जाएगा, फिर उसमें अलग अलग और कार्बन के ऊपर कोई ना कोई हाइड्रोजन भी होंगे, तो उनको आप किस नाम से पुकारते हैं डिफरेंट हाइड्रोजन को। अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। तो अब ये बताएं एल्डिहाइड कीटोन में कौन से हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, वो क्यों होते हैं। के साथ होता है, तो मतलब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ फिर क्या हो जाता है। प्रॉपर आंसर बताया बेटा, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब यूं तो आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले लेंगे, हर किसी के साथ तो ऐसा नहीं होगा ना। बताओ कैसा हो, क्या कंडीशन हो एसिडिटी को जब आप एक्सप्लेन करते हैं। चलो ये चीज बताएं आप, क्या आप बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या करेंगे, कौन सी रिएक्शन चलेगी। हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू नाइट्रोबेंजीन। हाँ, नहीं पता बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब आपका केमिस्ट्री के प्रति बेटा बिल्कुल भी रुझान नहीं है। ये तो बिल्कुल बहुत साधारण सी बातें मैंने पूछी हैं। किसी बच्चे को जो भेज देते हैं ना टेस्ट देने के लिए, तो उसको उन चीजों का पता होना जरूरी है। इसका मतलब चीटिंग करके आपने पास कर लिया फर्स्ट और तो बेटा ये तो यही शो कर रहा है आप किसी क्वेश्चन का जवाब भी अच्छे से नहीं। एक बेंजीन के बारे में पूछा आपसे, और नाइट्रो कंपाउंड अभी आपका चैप्टर फिनिश हुआ था जिसमें हमने पढ़ा, और डेली वो बातें हम करते हैं, और आपने एकदम से कह दिया नहीं बता कन्वर्ट बेंजीन इनटू नाइट्रोबेंजीन। चलो और रिएक्शन बता दो, बेंजीन कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक, चलो ये बता दो बेंजीन कैसी रिएक्शन शो करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों करता है, चलो इसका जवाब दे दे। व्हाई बेंजीन शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी आप ऐसा लिखा होगा एग्जाम में कि बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है इसलिए वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, ऐसा लिखाएंगे आप। तो फिर आप क्या लिखेंगे वो बताओ ना, ये तो आपने गलत बोल दिया। बेटा आज की डेट के अनुसार, आज की जो तारीख है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उसके अनुसार कोई आपको पास कर देगा। आप बताएं, ईमानदारी से बताएं, कोई नहीं कर सकता ना। ऐसे पढ़ाई होती है। डेली सारे लेक्चर आपको दे दिए, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको दे दिए कि डेली जाकर रिवाइज कर लें, है ना, फिर भी नहीं पढ़ते। इस देखो इन क्वेश्चनों का मतलब है ना रिवीजन से भी बेटा। कुछ होती हैं बातें जो क्रैमिंग की होती है, जिसमें क्रैमिंग चलती है, वहां पे तो मान सकते हैं कि भाई इस बच्चे ने ये क्रैम नहीं कर रखा है ना। लेकिन जो बेसिक बातें होती है ना, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट चलती है, वो तो हमेशा दिमाग में रहती है। क्रैमिंग वाली चीजें बच्चा भूल सकता है, मैं भी भूल सकता, वो बात मान ली थी, लेकिन ऐसी चीजें आप नहीं भूल सकते। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्या नाम बेटा आपका, कीर्ति, रोल नंबर 3। चलो आप ये बताओ कि मान लीजिए हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ठीक है ना। तो ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसकी कुछ स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन की थी कुछ साइंटिस्ट ने, की थी ना। वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे बताओ। पहला तो ग्रीएस, दूसरा कैक्यूल स्ट्रक्चर थी, नेक्स्ट ब्लूम स्ट्रैंड था, थर्ड साइंटिस्ट ये था। इनमें से जो आज की तारीख में जो आप याद करते हो कि ये स्ट्रक्चर ठीक है ये गलत है ना, तो वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने इस ब्लूम स्ट्रैंड उसका नाम, ठीक है। अच्छा ये बताओ जो पहला साइंटिस्ट था जिसका नाम ग्रीएस था, उसकी जो स्ट्रक्चर थी, क्या आप उसको ड्रा कर सकते हो बोर्ड के ऊपर। आ जाओ ड्रा करो।
चलो बेटा ड्रा करके दिखाएं स्ट्रक्चर। बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर आपको ड्रा करनी है, लेकिन वो जो किसने बताई थी, कौन सा साइंटिस्ट था? ग्रीएस। हाँ, ग्रीएस ने जो बताया। अच्छा, जो ये स्ट्रक्चर आपने ड्रा की यहाँ पे, इसके अंदर कुछ कमी रह गई, वो बताओ क्या है? देखें, बताएं। इसमें आयनिक और साल्टिक नेचर नहीं है। नहीं नहीं, स्ट्रक्चर जो ग्रीएस ने बनाई थी, इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ कमी रह गई। वो कमी क्या है, आप सोचें और बताएं। चलो पहले ये बताओ, ग्रीएस की जो बातें थी ना, उसने क्या क्या बातें इसमें एक्सप्लेन हो गई, कौन सी बातें इससे एक्सप्लेन हो गई? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इससे हो सकती है, ये बात बिल्कुल ठीक दिख रहा है इससे। दूसरी बात बताओ। दूसरी सर इसमें, अच्छा पहले ये बताओ आप, कि सामने खड़े हो जाओ इधर। आप पहले ये बताएं कि जो आपका बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड है ना, उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी कि बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड के अंदर ये खास बातें उसकी स्ट्रक्चर में होनी चाहिए। वो बातें बताएं, जो 3 बातें आपको बताई गई। आयनिक और साल्टिक नेचर सर। आयनिक और सॉल्टिश नेचर, इसमें देख के बताओ स्ट्रक्चर में क्या आयनिक सॉल्टिश नेचर को एक्सप्लेन किया इसने? नहीं किया सर। नहीं किया। चलो पहली बात क्लियर होगी। दूसरी, Unstable है। अनस्टेबल, इस स्ट्रक्चर को देख के बताओ क्या स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल क्यों था? अनस्टेबल सर क्योंकि जो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज था, 4 बॉन्ड थे। आप इस ये बताओ ये अनस्टेबल क्यों है? ये इस साइंटिस्ट के अनुसार ये स्टेबल है अनस्टेबल? अनस्टेबल है। तो क्या कमी रह गई थी स्ट्रक्चर में, भी क्या लगाना रह गया था? हाइड्रोजन। हाँ, एच रह गया था। अब बताओ अब ये अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता। 5 बॉन्ड नहीं बनाता क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल, इसमें डी ऑर्बिटल के नहीं है, इसीलिए। क्यों नहीं है? कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ। किसकी लिख रहे हो कॉन्फ़िगरेशन? पहले उसका नाम लिख, एटॉमिक नंबर लिख। ठीक है, इसमें कौन सा ऑर्बिटल नहीं होता, उसका आगे नाम लिख के दिखाएं इसी में आगे। टू पी के आगे क्या नहीं होता? 3D नहीं होता, डी नहीं होता। कौन सा डी नहीं होता? 2D। हाँ, 2D नहीं होता इसमें। थर्ड तो शेल ही नहीं होती, और सेकंड शेल में सिर्फ क्या होता है, एस और पी होता है। तो अब इसको ओपन फॉर्म में और बनाओ, ऑर्बिटल फॉर्म के अंदर शो कर। ठीक है, अब ये कितने बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन? कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन? 3 बना सकता है, क्योंकि 3 इसमें क्या है? लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। एक क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर है, ठीक है। तो ये 3 लोन पेयर की हेल्प से ये एक बॉन्ड और बना सकता है, कोऑर्डिनेट। वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इस स्ट्रक्चर में देखें जो ग्रीएस ने बनाई थी, इसमें नाइट्रोजन ने कितने कोवलेंट बॉन्ड बनते हुए दिखा दिए? 5। 5। वो बन सकते हैं? 5 नहीं बन सकते, इसलिए क्या है ये? अनस्टेबल। तो दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई कि ये अनस्टेबल है। तो कौन सी बात ऐसी थी स्ट्रक्चर में, क्या लिमिटेशन थी जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया? कौन सा नेचर? आयनिक और साल्टिक नेचर। हाँ, आयनिक और सॉल्टिश नेचर। साइंटिस्ट का क्या नाम था? ग्रीएस। GRIESS, ग्रीएस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब दूसरे इसको क्लियर करते हैं। आप स्ट्रक्चर को कॉन्फ़िगरेशन लिखी रहने देना, कॉन्फ़िगरेशन लिखी रहने दो, स्ट्रक्चर नाम भी। सेकंड साइंटिस्ट कौन था? केक्यू। हाँ, कैक्योल, स्पेलिंग लिखो कैक्योल। ठीक है, अब इसने कौन सी स्ट्रक्चर ड्रा की? अभी जो हमने आपसे पूछा कि बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की कौन सी बेसिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए अगर उसकी स्ट्रक्चर वो ठीक है, तो बताई थी ना 3 बातें अभी। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो वो एक्सप्लेन कर पाया है? क्या क्या? सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, ठीक है। इसमें ये अनस्टेबल नहीं है सर, क्योंकि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं सर, इसके भी और इसके भी। हाँ, ये अनस्टेबिलिटी को प्रूव नहीं कर पाया। और इसका ये सॉल्टिश नेचर भी शो नहीं कर रहा। हाँ, और ये सॉल्टिश नेचर भी, आयनिक नेचर भी शो नहीं करता, इसलिए ये करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। तो अब इसको भी क्लियर कर दें क्या केवल की स्ट्रक्चर को। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन था जिसने बिल्कुल सही एग्जैक्ट स्ट्रक्चर दी थी? हाँ, तो वो लिखो।
बेटा Cl के आगे लगाते हैं नेगेटिव चार्ज, Cl लिख के उससे कभी पहले नहीं, नहीं वहां पे आपने Cl लिख दिया, बिल्कुल ठीक था, दोबारा लिखो वहीं पे, Cl को दोबारा लिखो वहीं पे जहाँ पे लिखा था। अब नेगेटिव चार्ज हाँ यहाँ लगाया जाता है, उसके ऊपर लगाया जाता है, उससे पहले नहीं, है ना, वो उसकी प्रॉपर जगह होती है। ठीक है, तो ये ब्लूम स्टैंड, इसमें तीनों की तीनों प्रॉपर्टी क्या हो गई? सेटिस्फाइड। हाँ बिल्कुल एक्सप्लेन हो गई। आप है ना एक मैकेनिज्म एक्सप्लेन करके दिखाएं मुझे जल्दी से, जिसमें आप ये पूरा क्लियर कर दो, जिसमें बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर ड्रा करें, ठीक है, और उसमें ठीक है, अब एरो का साइन लगाएं इसके आगे, और इस एरो के ऊपर आप लिख दें H3PO2 और ओब्लिक में Cu पॉजिटिव, यानी क्यूप्रस आयन हमने ले लिया, यानी क्यूप्रस क्लोराइड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब ये बताएं आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कितने बॉन्ड है वहां पे देखना, हाँ 3 बॉन्ड है, ठीक। प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन। ये बेंजीन बन गया, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है वो बताएं आप लोग। पहली स्टेप में क्या करेंगे आप? सर इस नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन इस साइड ले लेगा ये। पहले पॉजिटिव चार्ज तो दिखाएं आप नाइट्रोजन को, Cl नेगेटिव भी लिख, क्योंकि ऊपर बेटा Cl नेगेटिव के साथ है। अब नाइट्रोजन ने ये पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन ने कौन से इलेक्ट्रॉन लिए? सिग्मा बॉन्ड वाले, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड वाले क्यों? पाई सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है तो ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड उधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो कौन सी नाइट्रोजन? जो नाइट्रोजन की पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ लगाओ मत, यानी आ जाएगा, शिफ्ट होंगे तो आ जाएगा। अब ये जो आपने अभी लिखा Cu के ऊपर कैसा चार्ज है बेटा, दिख नहीं रहा ये चार्ज ना, नीचे नीचे, पॉजिटिव। हाँ तो इसको क्यूप्रस आयन बोलते हैं, क्यूप्रिक, Cu प्लस को, क्यू प्लस। हाँ क्यूप्रस आयन है। अब कॉपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? 2 करता है, 1 और 2 दोनों करता है। +1 और +2। तो ये +1 वाला जो क्यूप्रस है ये, जिसमें कन्वर्ट हो गया Cu+2 में, उसको क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक। हाँ क्यूप्रिक आयन हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये इलेक्ट्रॉन जो इसने लॉस किया इसको कौन ले लेगा? ये वाला नाइट्रोजन ले लेगा सर। देखो उस इलेक्ट्रॉन को जाके लिखा है, ठीक है। अब आगे स्ट्रक्चर क्या बनेगी वो बताए। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा सर, और ये वाला ले लेगा, तो यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाएगी सर। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी यहाँ से, और जो रेडिकल बनेगा कौन सा रेडिकल निकलेगा? बनेगा फिनाइल रेडिकल। बच्चे डबल बॉन्ड दिखाएं लिमिट में। अभी ये जो अनस्टेबल स्पीसी है ये तो है ना, यस सर। फ्री रेडिकल बन गया अनस्टेबल स्पीसी, तो अब क्या करें? अब सर इसमें हमने डाला था H3PO2, तो उसके स्ट्रक्चर क्या करें? जो होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा सर, बिल्कुल ठीक है, तो फिर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर ले। तो इसलिए अब एक इलेक्ट्रॉन फिनाइल रेडिकल का और एक H रेडिकल आ गया। एरो ऊपर दिखा दें, तो ऊपर आपने बेंजीन बना रखे है ना, ऊपर दिख रहा है, Yes, वो चारों एरो कि अब ये बन जाएगा ना, yes. ठीक है। तो इस टाइप से आप यानी बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? बेंजीन के अंदर। एक एरो उधर लगाए दूसरी साइड। अगर मान लीजिए मैं आपको ये कह दूं कि आप इसके अंदर जिंक डस्ट, सॉरी H2O डाल दें, H2 लिखो, H2 ओब्लिक में H पॉजिटिव, अब बोलो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड क्या कपलिंग रिएक्शन शो कर सकता है? Yes, sir. अगर ये कपलिंग रिएक्शन शो करेगा तो उसमें जो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड है, अब देखो अभी जो मैं आपने एरो लगाया ना H2O H पॉजिटिव, इस एरो के ऊपर जो H2O H पॉजिटिव लिखा उसको साफ कर दें, एरो लगा रहने दें, हाँ बस ठीक है ना। अब एरो को साफ करो, एरो को इस टाइप से लगाओ कि फिनोल के नीचे से जाए, फिनोल के नीचे से, यानी बीच में प्लस बेटा, हाँ यानी बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड में आपने क्या डाल दिया? फिनोल को। अब इस रिएक्शन को क्या कहेंगे आप?
कपलिंग रिएक्शन। हाँ, कपलिंग रिएक्शन। अब ये रिएक्शन चलाने के लिए आपको मीडियम कैसा चाहिए, यानी पीएच कितनी रखें? 9 to 10। 9 to 10। अगर ऊपर देखो फिनोल का जो OH है उसको हटा के NH2 लगाओ तो 4 to 5। तो पीएच कितनी चाहिएगी? 4 to 5। 4 to 5 चाहिए। अगर हम पीएच मान लीजिए आप 4 to 5 आपने बताया ना, पीएच कम कर दें, कम करने का मतलब एसिडिक मीडियम बढ़ गया है घट गया? एसिडिक मीडियम बढ़ गया है। बढ़ गया, तो उससे क्या हो जाएगा? अगर हम एसिडिक मीडियम इंक्रीज कर दें तो फिर क्या हो जाएगा? फिनोल तो है नहीं बेटा, ऊपर तो एनिलीन, एनिलीन का प्रोटोनेशन हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, जो अभी आपने नाम बताया यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन, इस कपलिंग रिएक्शन के दौरान इन दोनों स्पीसी में से एक तो देखो, उधर फिंगर लगा के दिखाओ, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड कौन सा है? बेंजीन, हाँ ये बेंजीन डाइजीनियम, ये किस चीज का काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का। और जो एनिलीन है ये न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच रिएक्शन चलेगी यहाँ पे और फिर फाइनली आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है ना बेटा? ठीक है बेटा, आप नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाते हैं, अब आप जा सकते। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या नाम बेटा आपका? वर्षा, रोल नंबर 04। अच्छा बेटा, आप ये बताओ कि आपकी जो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पढ़ी है ना, तो इसी के अंदर जो अभी मैंने पहले कीर्ति से पूछा कि जो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड के अंदर जो कपलिंग रिएक्शन चलती है, ठीक है, तो अब ये बताओ, जो कपलिंग रिएक्शन जब चलती है तो क्या कोई ऐसा फैक्टर है जो उसकी रेट को अफेक्ट कर दे? यानी नेम द फैक्टर, सिर्फ फैक्टर्स के नाम बताएं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो कपलिंग रिएक्शन की जो रेट है, क्या पता इंक्रीज हो जाए, क्या पता डिक्रीज हो जाए। तो आप हमें उन फैक्टर्स के नाम बताएं, नेम द फैक्टर which affects the rate of coupling reaction। हाँ बेटा, पीएच का इफेक्ट होता है। पीएच का बताओ। और सेकंड फैक्टर, उसकी डिटेल अभी हम पूछ लेंगे बाद में, पहला पीएच फैक्टर है। इलेक्ट्रॉन रिट्रोइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलेटिव ग्रुप, अगर ये भी अफेक्ट कर देते हैं। अच्छा अब ये बताओ, जो ये कपलिंग रिएक्शन है, अभी मैंने पूछ भी लिया था, क्या वो क्वेश्चन दोबारा से पूछ रहा हूँ, इस कपलिंग रिएक्शन में जो ये दो आपके रिएक्टेंट होंगे उनके नाम क्या क्या होंगे? एक तो कॉमन रहेगा, कौन है? हाँ, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। और दूसरा जो अभी तक आपके सिलेबस में आपने पढ़ा है उनका नाम बताएं। हाँ, एनिलीन आपने इसी सेमेस्टर में पढ़ा और फिनॉल पिछले सेमेस्टर आपने पढ़ा था। तो इन दोनों के अंदर से कौन इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, कौन न्यूक्लियोफाइल का? मैंने ये पूछा बेटा, एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, तो आप उन शब्दों के आधार पे बताएं, इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, दोनों में से कौन न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा? कोई स्पीसी होती है, उसमें मान लीजिए HCl, उसमें दो पार्ट बन गए, एक H पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव, है ना? तो एक पॉजिटिव पार्ट है एक नेगेटिव पार्ट है, दोनों में से एक को इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, दूसरे को न्यूक्लियोफाइल। तो मान लीजिए H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसमें H पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? बोलो बेटा। और Cl, ऐसे ही जो कपलिंग रिएक्शन आपकी चल रही है उन दोनों में से तो कोई एक ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, कोई दूसरा ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक बात है ना? तो अब ये बताएंगे हमें कि इसमें कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल है। अभी बताया था, सामने आपने सुना नहीं? इलेक्ट्रॉन लेगा, बिल्कुल ठीक। और न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन एसटी को डोनेट करेगा, है ना? वो डोनेट करेगा, कौन करेगा वो डोनेट यहाँ पे? एनिलीन, एनिलीन करेगा, या फिनोल है तो फिनोल करेगा। अच्छा ये बताएं आप हमें, अब सामने बोर्ड के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आप ड्रा करके एक्सप्लेन करें। आप जो कपलिंग रिएक्शन है ना, वो उसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दें आप जल्दी से। एनिलीन के बेसिस के ऊपर करेंगे आप, पहले रिएक्शन लिखे फिर उसका मैकेनिज्म लिखे, या डायरेक्ट आप मैकेनिज्म ही बना दें, दोनों रिएक्टेंट ड्रा करें। ये स्ट्रक्चर किस चीज की ड्रा कर दिया आपने? ठीक है, अब इसमें आप ऐड क्या करेंगे?
ये जो NH2 यहाँ पे लगा हुआ है, आप हमें ये बताएं कि प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है या माइनस आर? प्लस आर। चलो आगे मैकेनिज्म देखिए। अब एरोज को शो करें किस टाइप से? एरोज की मूवमेंट दिखाएं, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ द एरो, तभी वो कहलाएगा उसका मैकेनिज्म शो करेगा। वहां पे पीछे करेंगे ना बेटा एरो, तो प्रोडक्ट तो आप बाद में बनाएंगे, आप पहले बना नहीं सकते ना। रिएक्टेंट आपने लिख दिए बेटा, रिएक्टेंट तो आपने लिख दिए, देखो लिख रखे हैं, लिख रखे हैं, तो अब उनमें एरो दिखाएं कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी। आगे भी क्लियर कर दो, ऐसे तो साफ दिखेगा नहीं। ये एच कभी ऐसे अटैच होता है, ऐसे बॉन्ड तो आपने छोटा सा अच्छे से ड्रा करें। आप आप एग्जाम में भी ध्यान रखें अपनी स्ट्रक्चर। आप एक बार, जैसे अभी तो खैर बोर्ड था आपके पास, पहले से आप अपनी प्रैक्टिस करके आएंगे तो आपको पता होगा कि उसको दिखाना कैसे कैसे ड्रा करना है स्ट्रक्चर को, क्योंकि अपनी कटिंग तो आप ज्यादा कर नहीं सकते ना फाइनल एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम के दौरान। तो यानी अपनी वही आपकी प्रैक्टिस कहलाती है कि घर पे आप क्या काम करते हैं, ताकि यहाँ पे फिर वो गलती ना हो। हाँ, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट दिखाई NH2, जिसका प्लस आर इफेक्ट था, तो उसने अपने प्लस आर इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दिया। आप हमें ये बताएं बेटा कि जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इंक्रीज हुई है अभी, ये आपने सीधे पैरा से अटैक दिखाया। अगर ये ऑर्थो के ऊपर भी तो दोनों इलेक्ट्रॉन जा सकते थे ना। देखो नाइट्रोजन का पहला एरो हाथ लगा के दिखा हुआ नेट, हाँ ये एरो जो आपने मूव किए, जिस कार्बन की तरफ मूव किए उस कार्बन पे उंगली लगाई। हाँ ये इस कार्बन के बॉन्ड गिनो पहले से कितने हैं, बॉन्ड काउंट काउंट करके दिखाओ ना बेटा। ये एक तो सर नाइट्रोजन के साथ हो गया। हाँ बिल्कुल बंद बॉन्ड। ये सर एक डबल बॉन्ड है सर, ये चार हो गए। हाँ तो ऐसे काउंट करो ना, 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट कर सकते हैं आप। हाँ ऐसे ठीक है, 4 हो गए। अगर आपने लोन पे डोनेट कर दिए नाइट्रोजन ने, तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। 5 हो जाएंगे, इसलिए इसलिए अपना एक बॉन्ड यहाँ पर इस जगह पर दे देगा। हाँ तो वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाना चाहिए ऑर्थो पे, तो वहां पे अटैक क्यों नहीं किया ये बेंजीन डाइजीनिल क्लोराइड ने, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है? बताओ पैराफिन क्यों अटैक करवाया आपने? क्योंकि सर ये और पैरा डायरेक्टिंग। हाँ वो तो है ना बेटा, इसलिए तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि जो आपका ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है आपका एनिलीन, है ना, इसमें NH2 ग्रुप की वजह से ऑर्थो पे भी नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, पैरा पे भी, लेकिन पैरा से ही अटैक क्यों हुआ? क्वेश्चन ये है हमारा, पैरा से अटैक क्यों हुआ, ऑर्थो पे क्यों नहीं हुआ? अटैक करेगा कौन? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन है उधर? बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, उसको करना है अटैक। तो क्वेश्चन ये है कि उसका जो अटैक हुआ, तो वो पैरा के ऊपर क्यों हुआ, ऑर्थो के ऊपर क्यों नहीं हुआ? बताया था आपको, सोचो। बताओ बेटा शाबाश, बड़ी सिंपल सा बात है, छोटी सी बात है। क्योंकि जो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड है जो एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, इसका साइज बड़ा है, ये बल्कियर इलेक्ट्रोफाइल है, और बल्कियर इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो के ऊपर आएगा, तो जो NH2 ग्रुप वहां पे लगा उसके साथ वो क्या क्रिएट करेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जिसकी वजह से जो बल्कियर इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, ड्यू टू द बल्कियर साइज ऑफ द बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड व्हिच एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल, it will not attack at the ortho position, because if it will attack at the ortho position, then it will observe a steric hindrance with the already present group, that is the NH2 group। उसके साथ उसको क्या ऑब्जर्वेंस मिलेगी, वहां पे क्या ऑब्जर्व करेगा वो? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो उस रिपल्शन फैक्टर की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, अब वो वहां पे ना करेगा अटैक जहां पे उसको कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस ना मिले। तो पोजीशन दो ही होती है, क्योंकि NH2 आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आर इफेक्ट की वजह से या तो ऑर्थो पे इंक्रीज हो गया पैरा पे, इसलिए पोजीशन एक ही बच गई थी, वो थी पैरा, इसलिए पैरा के ऊपर अटैक हुआ। ऐसे कोई भी बात आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपको प्रॉपरली उतना ही जवाब देना जितना पूछा जाए। ठीक है बेटा, अब आगे बनाए नेक्स्ट।
ये अपना बोर्ड इसको दे दिया पॉजिटिव चार्ज था जो हाँ ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से एन जो ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन ने पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिए थे, जिसकी वजह से दूसरे नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए, लेकिन आएगा नहीं क्योंकि उसको पैरा पोजीशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन मिल गए थे और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड हो गया। इतनी बात बिल्कुल ठीक। और जो प्लस आर इफेक्ट वाला नाइट्रोजन उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसने तो लोन पे डोनेट कर दिए ना। हाँ हाँ, तो पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। रिंग के जितने बचे हुए बॉन्ड है उनको काउंट करके कंप्लीट करें, कौन सा बॉन्ड कहाँ पे बनेगा। अब ये बताइए, जो रिंग है अभी, जो एनिलीन वाला जो रिंग था, क्या वो एरोमेटिक है अब? नहीं है, तो वो क्या मेंटेन रखना चाहेगा अपनी एरोमेटिसिटी। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल था बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, है ना, उसने अटैक किया पैरा पोजीशन ऑफ एनिलीन के ऊपर, और जिस पोजीशन के ऊपर अटैक किया वहां से कोई वीक इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा। वीक इलेक्ट्रोफाइल कौन है बताओ वहां पे? भाई वीक इलेक्ट्रोफाइल कौन है जिसको आप निकालना चाहते हो एनिलीन के अंदर से? H पॉजिटिव को निकालो। कहाँ पे एच है? ये रहा हाँ ये एच है, इसको आप निकाल दो, किस फॉर्म में निकलेगा? H पॉजिटिव की फॉर्म ठीक। और ऐसा होने से जो एनिलीन वाला बेंजीन रिंग था उसकी क्या रिगेन हो जाएगी? एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी को दोबारा रिगेन कर लेगा और वो दोबारा से अपनी स्टेबल पोजीशन के अंदर आ जाएगा। बेटा आपने ये स्ट्रक्चर गलत बना दी, देखो एन को सीधा बेंजीन रिंग से अटैच कर दिया, आपने बीच में सिंगल बॉन्ड तो दिखा नहीं, थोड़ा अच्छे से ड्रा करो। अगर देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सभी बच्चे आप ध्यान भी दें, ये छोटी छोटी गलतियां जो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना, जो आप एग्जाम में भी करेंगे, आप डायग्राम ऐसा ड्रा कर देंगे जिसमें सिंगल बॉन्ड दिखेगा नहीं, वो तो ऐसा लगता है बेंजीन रिंग का पार्ट है, यानी उस बेंजीन रिंग के अंदर कार्बन नहीं रहे, एक कार्बन की जगह क्या आ गया वहां पे? एन आ गया। अगर आप बेंजीन वाले उस पोजीशन के ऊपर पॉइंट पर डायरेक्ट एन लिख देते हैं जैसे अभी यहाँ पे लिखा गया था, आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं, कट जाएंगे। मैकेनिज्म आ गया आपके 3 मार्क्स का, तो उसी वजह से, क्योंकि आपका प्रोडक्ट तो गलत बन गया ना, स्ट्रक्चर गलत है, तो मार्क्स कट जाएंगे। तो हर छोटी से छोटी बात को आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में क्योंकि यहाँ पे एन और एन के बीच में डबल बॉन्ड है, जो डाई से बन जाती है इस स्टेप से, डिफरेंट टाइप की डाई भी प्रिपेयर की जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन थी बेटा? कपलिंग रिएक्शन है। coupling reaction। अब आप ये बताएं, बात हम फैक्टर ऑफ एक्टिंग की कर रहे थे, मैकेनिज्म आपके सामने है, अब वो कौन कौन से फैक्टर है जो इसकी रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कपलिंग रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे? पहला फैक्टर सर पहला फैक्टर सर ये इलेक्ट्रॉन वो क्या बोलते हैं विड्रॉइंग ग्रुप है सर ये, बाकी पीएच कितनी होनी चाहिए? पहले पीएच बताएं। पीएच 4 to 5 होनी चाहिए सर। तो एरो के ऊपर लिखो आपने, लिखा नहीं हो आपने, बड़ा 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 करके लिख दो। पीएच बोलो कितनी होनी चाहिए? 4 to 5। अगर पीएच मान लीजिए 4 से कम हो जाए तो मीडियम कैसा हो जाएगा? बेसिक मीडियम। 4 से कम हो जाए तो बेसिक मीडियम हो जाएगा, एसिडिक मीडियम हो जाएगा सर। यानी एक तो जवाब होगा ही। पीएच की एक स्केल होती है जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है टेम्परेचर, ये पाया गया उसके ऊपर 0 to 14 की एक रेंज है। 7 के ऊपर क्या होता है? न्यूट्रल, जिसमें H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू OH बराबर होते हैं, न्यूट्रल स्टेज होती है। 7 से कम हो जाए तो H पॉजिटिव ज्यादा होते हैं, मतलब आपकी एसिडिटी इंक्रीज हो गई। तो हमने कहा अगर एसिडिटी इंक्रीज हो जाए तो पीएच क्या होगी? डिक्रीज। और पीएच 7 से ज्यादा तो क्या हो जाएगी? बेसिक मीडियम, और ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने ये कहा था आपको कि पीएच 4 से 5 है, 4 से कम कर दें तो मीडियम और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अगर मीडियम चलो एसिडिक हो गया, उससे क्या हो जाएगा? रिएक्शन की रफ्तार, जो अभी आपने पूरा मैकेनिज्म लिख दिया कपलिंग रिएक्शन का, इसकी रेट बढ़ेगी या घटेगी ये बताइए। हाँ इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी। तो क्यों हो जाएगी? अब दूसरा आंसर कहोगे नहीं सर डिक्रीज हो जाएगी, तो क्यों हो जाएगी? एक काम तो होगा जरूर, तो कौन सा होगा काम बताएं शाबाश। रिएक्टेंटों को देखें आप दोनों को, अब ये देखें अगर हमने एसिडिक मीडियम इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, बताओ बेटा शाबाश। एसिडिक मीडियम इंक्रीज करने से क्या होगा? देखो यहाँ पे जो आपने एनिलीन ले रखा है, एनिलीन है ना, एनिलीन, एनिलीन के नीचे एरो का साइन लगाओ, नीचे की तरफ ऐसे लिखे हुए लगा दिया, इसके ऊपर H पॉजिटिव लिख दो। H पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे ये है कि मोर H पॉजिटिव है, मोर का मतलब पीएच 4 से कम कर दें तो और ज्यादा H पॉजिटिव, ये है वो ज्यादा वाले H पॉजिटिव है। अगर ये आ गए तो देखो क्या होगा,
ये जो नाइट्रोजन पर नाइट्रोजन दिख रहा है एनिलीन का, उस एनिलीन के जो लोन पेयर दिख रहे हैं ऊपर, उन लोन पेयर को यहाँ पे इस H पॉजिटिव को देते हुए दिखाएं। हाँ दिखा दो सीधे यहाँ। ये ऐसा काम करेगा, जो एनिलीन है वो अपने लोन पेयर किसको दे देगा, इस एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव आयन को। तो जब इसको दे देगा तो क्या नाइट्रोजन अपने लोन पेयर आगे रिंग के अंदर दे पाएगा? क्या वो अपना प्लस आर इफेक्ट शो कर पाएगा? नहीं, क्योंकि अगर इसने यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा H पॉजिटिव को देने के बाद। मीन्स नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसके पास लोन पेयर बचे नहीं, उसका प्लस आर इफेक्ट घट गया। प्लस आर इफेक्ट घट गया तो क्या ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा? क्या ये पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर पाएगा? नहीं। तो जब तक पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी नहीं, तो देखो जो आपने एरो दिखा रखा था, दिख रहा है वो ऊपर कैसे वो डोनेट कर रहा है बेंजीन डाइजीन क्लोराइड की तरफ? कौन सा एरो है बेटा लास्ट में जो पैरा पोजीशन के ऊपर? हाँ, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहे हैं? उधर। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं पहुंचेंगे तो क्या उस इलेक्ट्रॉन फाइल की तरफ इलेक्ट्रॉन जा पाए? नहीं। तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, घट गई ना। तो pH कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक हो गया ना इतना? अभी बात समझ में। अगर हम रिवर्स काम कर दें, अब इस H पॉजिटिव को हटाओ यहाँ से, अच्छे से एरो को भी हटाओ बेटा, ऊपर से। ठीक हो गया ना? ठीक है। अगर हम बेसिक मीडियम कर दें बेटा, बेसिक मीडियम, बेसिक अगर NaH लिख दो यहाँ पे, NaH, Na पॉजिटिव तो H नेगेटिव, अपने लिख दिया। मान लीजिए हम हाईली बेसिक मीडियम कर दें, मतलब क्या हुआ इसका? pH ज्यादा होगा, pH ज्यादा हो जाए, है ना? तो क्या होगा इसका? NaH का जो इफेक्ट है, आप इधर एनिलीन के ऊपर दिखाओगे या बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की तरफ? बेंजीन डाइजीन, तो उधर लगाओ एरो, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड के नीचे एरो लगाओ और वहां पे लिखो इस पे NaH को। हाँ यहाँ पे छोटा सा एरो लगा दो, यहाँ पे लिख दो NaH, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। हो गया ना? अब क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? अब बताओ क्या वो नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर देगा सर, ये इसके ऊपर? इसके ऊपर से। अब ये बताओ इसके ऊपर कैसे कर सकता है? ये नाइट्रोजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ वाले नाइट्रोजन से देखो छीन रहा है, छीन लिए ना। अब छीन लिए तो ये OH नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे? आपने इस पूरे मैकेनिज्म में देखा था, जो न्यूक्लियोफाइल था एनिलीन, उसने पैरा पोजीशन के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन कौन सी नाइट्रोजन को दिए थे? इसको दिए थे। उसी को चाहिए ना इलेक्ट्रॉन, जिसको चाहिए उसको देगा। तो अब जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको अब ये दे देगा इलेक्ट्रॉन, बोलो कौन? OH नेगेटिव। अब इसको देते हुए दिखाओ, एरो दिखाओ, इसका पहुंचा दो वहां पे, दे दिए ना इसको, दे दिए इसको। तो पीछे वाला जो एरो आ रहा था उसके ऊपर क्रॉस लगा दो, कांटा लगा देने से, हाँ ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन उधर से नहीं लेगा एनिलीन से। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उस नाइट्रोजन को जरूरत नहीं इलेक्ट्रॉन लेने की। बोलो क्यों? क्योंकि उस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन किससे मिल गए? OH नेगेटिव से। अब स्ट्रक्चर जो नीचे बनेगी उसको ड्रा करके दिखा। OH ने इलेक्ट्रॉन दे दिए ना इलेक्ट्रॉन, देने के बाद आगे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी? ऐसी स्ट्रक्चर का क्या था नाम? एजोनेट्स। हाँ एजोनेट्स कहते हैं, एजोनेट्स। तो आपके एजोनेट्स बन जाते हैं। अब ये बताओ इस एजोनेट में ये जो कोई भी जो नाइट्रोजन है, तीनों ट्राइवेलेंट होगी ना, दोनों नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट हो गई। अब इनको जरूरत ही नहीं है ना? तो क्या ये जो एनिलीन वाला जो नाइट्रोजन था वो अपने प्लस आर इफेक्ट मान लीजिए शो कर रहा है, वो करे जाए प्लस आर, पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन है तो रखे रहेंगे, वो किसी को दे तो नहीं सकता ना। इस बेंजीन डाइजीन क्लोराइड को दे नहीं पाएगा, क्योंकि बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड नहीं रहा, वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? एजोनेट्स में कन्वर्ट हो गया। अब वो एक अच्छा क्या नहीं रहा? इलेक्ट्रोफाइल नहीं रहा। तो इसलिए जो रिएक्शन की रफ्तार घट गई, उसी को कहते हैं रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन डिक्रीजेस। तो आपने क्या देखा? इसीलिए pH हमें 4 to 5 रखनी पड़ी। 5 से ज्यादा करते हैं तो क्या बन जाता है? pH 5 से ज्यादा करें तो क्या बन जाता है? हाईली बेसिक मीडियम। तो क्या बन जाता है प्रोडक्ट? एजोनेट्स बन जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रोफाइल नहीं बचा। हाईली एसिडिक मीडियम करते तो क्या हुआ था? अभी आपने देखा था क्या हो गया था हाईली एसिडिक मीडियम? डोनेट करने के लिए नहीं बचे थे सर इसके। ये किसको दे देता था? ये पहले तो सर इसको दे रहा था। नहीं, एसिडिक मीडियम ज्यादा कर दे तो किसको देगा फिर ये लोन पेयर? ये H पॉजिटिव को देगा। H पॉजिटिव को देगा। तो प्रोटोनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? तो रिएक्शन की रफ्तार घट गई। और कौन से फैक्टर हैं? और सर एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन
रिलाइजिंग ग्रुप रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहाँ पे होने चाहिए ज्यादा, कौन से रिंग के ऊपर? ये तो देखो इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, ये दे रहा है ये दे रहा है, उसी को और वो चाहता है मेरे पास और इलेक्ट्रॉन हो जाए, मैं और दे दूं। अब बताओ शाबाश, इतनी हिंट भी दे दी। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से रिंग के ऊपर होने चाहिए? नहीं होगी सर, ये रिलीज कर रही है। मेरे क्वेश्चन जो है आप वहां तक रहे, आप दूसरी जगह फिंगर ना लेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन जो रिलीजिंग ग्रुप है वो हम कौन से रिंग के ऊपर लगाएं? एनिलीन वाले बेंजीन रिंग पे या बेंजीन डायजेनियम क्लोराइड वाले बेंजीन रिंग पे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हम कहाँ लगाएं? बताओ बेटा, कहाँ लगाएं बेटा? हाँ बताओ बेटा। एनिलीन वाले रिंग के ऊपर लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, इसी को तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं। जितने ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी जल्दी डोनेट करेगा, उतना बढ़िया न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से रिंग पे होने चाहिए? क्यों, वो क्या कर देगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? ये सर ये लेना चाहता है सर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर देगा? इसकी इंक्रीज कर देगा सर, क्या इंक्रीज कर देगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करेगा, इंक्रीज कर देगा क्या डिक्रीज कर देगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाँ, बेंजीन रिंग के ऊपर जब आप लगा देंगे बेंजीन डायजेनियम क्लोराइड वाले पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा वहां से? डिक्रीज, और जिसकी वजह से वो और भी अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। तो आपने देखा कि रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाएगी। कब बढ़ जाएगी? जब बेंजीन डायजेनियम क्लोराइड वाले बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे, और एनिलीन वाले पे ऐसे लगा के देखो, यहाँ पे कौन सा रिंग लगा दें एट डिफरेंट पोजीशन जो भी बची हुई है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आप लगा दें ताकि उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा हो जाए, वो और अच्छे न्यूक्लियोफाइल का काम करे। तो आपने देखा, और आज जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, कपलिंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आपके एनिलीन ने काम किया इस चीज का। और अक्सर देखो क्या किया जाता है, हमने कहा ना कि हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ जाए, तो देखो हम कैसे करते हैं। देखो बेटा एक काम करो, NH2 वाला जो H है ना, एक H को हटाओ, वहां पे CH3 ग्रुप लगा दो, CH3 ग्रुप। अगर हम यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा दें जो कि प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है ना, कैसा ग्रुप होगा बेटा ये? प्लस आई इफेक्ट से ये क्या करेगा? नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, है ना। तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, उसका और प्लस आर इफेक्ट बढ़ जाएगा, इसका नाम है एन मिथाइल एनिलीन। दूसरा HO हटाओ बेटा, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप लगा दो। अब ये बन गया आपका NN डाइमिथाइल एनिलीन, ये और भी अच्छा आपका यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बन गया, प्लस आर इफेक्ट और बढ़ गया। तो जो अभी हम बातें कर रहे थे ना कि बेंजीन रिंग के ऊपर लगा दो इलेक्ट्रॉन आपके रिलीजिंग ग्रुप की बजाय, हमें प्लस आर इफेक्ट जब बढ़ाना होता है नेक्स्ट ग्रुप का, तो हम इस तरीके से भी बढ़ाते हैं। बोलो कैसे बढ़ाते हो? क्या करेंगे हम? NH2 जो ग्रुप था उसके H हटा के वहां पे हम R ग्रुप लगा देते हैं, वो अपने प्लस आई इफेक्ट से नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से आपके जो एमिनो ग्रुप है उसका क्या हो जाएगा? प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा और अच्छे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। रेट ऑफ आपकी जो कपलिंग रिएक्शन है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो ये था बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड से रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे पूछे, आपका साथ के साथ रिवीजन भी हो गया होगा, क्योंकि यानी कितने तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने पहले भी आपको खैर समझा रखा था, लेकिन अभी आप और अच्छे से समझ पाएंगे। अब अच्छे से इसलिए समझ पाएंगे क्योंकि उस टाइम पे तो मैं समझा रहा था, मैं अटक नहीं रहा था, मैं लगातार समझा रहा था, मैं आप लोगों के फेस एक्सप्रेशन को देख के समझा रहा था, है ना। अब आप कैसे समझ पाएंगे कि आपका जो भी साथी यहाँ पे आएगा जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो कहीं ना कहीं अटकेगा, या बातें मैं पूछूंगा यहाँ पे, उसके दौरान जहां पे भी कोई प्रॉब्लम वो बच्चा फेस करेगा, वो प्रॉब्लम कोई भी फेस कर सकता है, और उसी प्रॉब्लम को फेस करना आप सीख जाएंगे फिर, और आपके फाइनल एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने जरूरी है आपको, ठीक है बेटा। तो अब आपका समय हो गया आज का, तो कल जब आप आएंगे तो अपनी तैयारी के साथ अच्छे से आना। कल इसके बाद अब 3 बच्चों की पारी आ जा चुकी थी, रोल नंबर 2 शोभा, रोल नंबर 3 कीर्ति और नंबर 4 वर्षा। उसके बाद जैसे कल बेटा आपकी आज तैयारी नहीं थी ना, कल देख लेंगे, आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि हाँ सर, जैसे आपने कहा था ना कि मुझे सर मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, तो कल आप बेटा प्रैक्टिस करके आ जाना, तो पहली टर्न आपकी लेंगे दोबारा से, ठीक है। और उसके बाद रोल नंबर नेक्स्ट आ जाएगा जो भी होगा। आज के लिए इतना ही। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो मेरे से देखो बेटा पहले पूछ सकता है। आप में से किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछे। देखो प्रेजेंटेशन है ना, हर बच्चे को देनी ही होगी,
क्योंकि उसी के आधार के ऊपर आपकी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स लगेंगे। आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से कहीं से प्रेजेंटेशन 1 बार 2 बार 3 बार, हम पूरी हर यूनिट के अंदर से आपकी बार बार प्रेजेंटेशन लेंगे। ये सर्कल एक बार चलेगा और उसके बाद वो फिर चलेगा कंटिन्यूटी। जब मेरे को लग जाएगा कि मैंने प्रेजेंटेशन हर बच्चे की अच्छे से ले ली, उसके बाद हम मान लेंगे कि हाँ हमारा पढ़ाया हुआ साकार हो गया। लेकिन जब तक आप सुनाएंगे नहीं, जो भी मैंने पढ़ाया उसकी फ्रूटफुल रिजल्ट जब तक नहीं आएगा उसका, तो मजा नहीं आएगा ना। तो इसलिए आपसे सुनेंगे जी, आपको यहाँ पे आके इसी टाइप से आपको एक्सप्लेन करनी है सारी बातें, हम पूछे जाएंगे और इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। हर बच्चे के अंदर जो कमियां होंगी वो दूर हो जाएगी। यही तो आप भी चाहते होगे ना कि आपकी कमियां दूर हो जाए, जहाँ पे आप अटको हो वहां पे आपको बता दें, एग्जाम में आपको इधर उधर गर्दन ना हिलानी पड़े। आप बैठे 3 घंटे का जो पेपर होता है, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती है ना बेटा, तो आपके 3 घंटे का पेपर यानी फुल प्रैक्टिस होने के बाद आप उसको 2.5 आवर में भी कंप्लीट कर सकते हैं। वो 3 घंटे का पेपर इसलिए समय दे रखा होता है कि बच्चा कुछ सोचेगा, कुछ याद करेगा। हर बच्चे का ध्यान रखा जाता है, कोई मीडियम टाइप का बच्चा भी होगा जो थोड़ा स्लो राइटर हो, इसलिए समय 3 घंटे दिया जाता है। अदरवाइज कोई फास्ट राइटर हो और बहुत अच्छी फुल प्रैक्टिस के साथ आया हो, तो वो अपने 2 से 2.5 घंटे के बीच में अपना पेपर पूरा कर देता है। इसलिए आपने देखा भी होगा ना एग्जामिनेशन के दौरान कुछ बच्चे पहले करके चले जाते हैं, उनके मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। दैट्स द रीजन, ये प्रैक्टिस अच्छी है, फास्ट राइटर है। तो यानी कि अपनी उस चीज को इंप्रूव करें, घर पे जाके अच्छे से प्रैक्टिस करें, लिख लिख के देखें, और यहाँ पे आपको सुनाना तो पड़ेगा ही बेटा। आज के लिए इतना ही, अब आप जा सकते हैं। आपकी अटेंडेंस होगी बेटा, मैंने लगा दी आपके यहाँ पे। सर नोट्स आइए बेटा।